15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो गया, लेकिन देशवासियों को अब भी आर्थिक आजादी का इंतजार है। इतने सालों के बाद भी वित्तीय साक्षरता यानी कि फाइनेंशियल लिटरेसी का अभाव है देश में। जो लोग कम पढ़े लिखे हैं वो या तो जमीन जायदाद में या फिर सोने में पैसा लगाते हैं या फिर अपने पैसे को अपने ही पास रखते हैं। वो बैंकिंग करना नहीं जानते और पैसे से पैसा बनाना नहीं जानते। और जो पढ़े लिखे हैं उन्हें ये नहीं पता कि सही तरीके से पैसा कैसे निवेश किया जाए और पैसे की कैसे देखभाल की जाए। साथ ही वो ऐसी स्कीम्स में पैसा लगाते हैं जहां पर उन्हें रिटर्न्स के लालच दिए जाते हैं और वो अल्टीमेटली पैसा उनका नुकसान में बदल जाता है। तो बड़ा सवाल ये कि देश में फाइनेंशियल लिटरेसी किस तरह से लाई जाए। सेबी, सरकार और आरबीआई तीनों इस पूरी कोशिश में लगे हैं कि देश की आजादी के इतने सालों बाद देश में फाइनेंशियल लिटरेसी और वित्तीय साक्षरता और साथ ही फाइनेंशियल इंक्लूजन को आगे बढ़ाया जाए। और फाइनेंशियल इंक्लूजन या फाइनेंशियल लिटरेसी को लगातार आगे बढ़ाया है सीएनबीसी आवाज ने पिछले 11 सालों से, और हम लगातार नए नए लोगों को फाइनेंशियल वर्ल्ड में नए प्रोडक्ट्स के बारे में पूरी जानकारी देते रहे हैं। तो इस मुहिम के तहत हम इस स्वतंत्रता दिवस को फाइनेंशियल फ्रीडम डे के तौर पे मना रहे हैं और यहां से लेकर अगले स्वतंत्रता दिवस तक देश के कोने कोने में हर वर्ग के बीच, हर तबके के बीच जाकर हर तरह के फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की पूरी जानकारी देंगे ताकि आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग पूरी कर सकें और वक्त रहते फाइनेंशियली फ्री हो सकें। आपको कम से कम पैसों की चिंता ना करनी पड़े, बचत की चिंता ना करनी पड़े। इन सारे सवालों के जवाब हमारी इस पूरी की पूरी मुहिम में हम आपको लगातार देते रहेंगे। और आइए देखते हैं कि इस फाइनेंशियल प्लानिंग की जरूरत दरअसल हर किसी को किस वजह से है। बैंकिंग सेवाओं तक लोगों की पहुंच बढ़ाने के मकसद से मोदी सरकार ने पहल की और एक साल में ही प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत करीब 14 करोड़ नए बैंक खाते खुल चुके हैं। इन खातों में 12,500 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि जमा हो चुकी है। लेकिन इस मुहिम को शुरू करने की जरूरत क्यों पड़ी? की जनगणना के मुताबिक देश में 24 करोड़ 67 लाख परिवारों में से केवल 14 करोड़ 78 लाख लोग ही बैंकिंग सेवाओं से जुड़ पाए थे, जबकि गांव में 16 करोड़ परिवारों में से केवल 9 करोड़ 14 लाख के पास बैंक खाता था। 2012 में वर्ल्ड बैंक की एक स्टडी के मुताबिक केवल 35% के पास ही बैंक खाते थे और इनमें से केवल 8% लोगों ने ही बैंक के पास से कर्ज लिया। भारत में बैंकिंग और दूसरी फाइनेंशियल सेवाओं की पहुंच आखिर इतनी कम क्यों है? इसका जवाब 2013 में की गई इस स्टडी में मिल सकता है। 2013 में की गई इस स्टडी के मुताबिक फाइनेंशियल लिटरेसी यानी बैंकिंग, बचत और निवेश की जानकारी के मामले में भारत एशिया पैसिफिक इलाके के 16 देशों में आखिरी पायदान पर है। स्टडी 18 से 64 साल की उम्र के लोगों के बीच की गई थी, यानी फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी बैंकिंग सेवाओं के विस्तार की राह में एक बड़ा रोड़ा है। जब बुनियादी बैंकिंग सेवाओं को लेकर जानकारी का इतना अभाव हो तो म्यूचुअल फंड्स जैसे बचत और निवेश की योजनाओं की जानकारी को लेकर अंदाजा लगाया जा सकता है। 2013 के ही आंकड़े बताते हैं कि भारत में 10% से भी कम परिवार अपनी बचत का निवेश म्यूचुअल फंड में करते हैं। इनमें भी 40% म्यूचुअल फंड निवेशक 4-5 मेट्रो शहरों से आते हैं। देश में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की ग्रोथ भी दुनिया की दूसरी उभरती अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले काफी कम है। मसलन भारत में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की ग्रोथ 15% सालाना से कम है, जबकि ब्राजील में ये 40% और साउथ अफ्रीका में 33% सालाना है। इससे भी बुरा हाल स्टॉक मार्केट में निवेश का है। एक आंकड़े के मुताबिक 2011 तक भारत में करीब 2% परिवार अपनी बचत को शेयर बाजार में निवेश करते थे। इनमें 80% निवेशक देश के 10 बड़े शहरों में से हैं। पिछले 4 साल में भी स्थिति में खास सुधार नहीं आया है। ये आंकड़ा बताता है कि म्यूचुअल फंड और इक्विटी मार्केट को लेकर छोटे शहरों और गांवों में जानकारी का अभाव है। निवेश को लेकर जो थोड़ी बहुत जानकारी है वो परंपरागत फिक्स्ड डिपॉजिट और लाइफ इंश्योरेंस तक ही सीमित है। ऐसे में फाइनेंशियल लिटरेसी एक बड़ा रोल निभा सकती है। इसलिए सीएनबीसी आवाज ने ठाना है कि एक्सपर्ट्स की मदद से देश के दूर दराज के हिस्सों में करोड़ों लोगों को बचत और निवेश की बारीकियों से वाकिफ करवाएंगे। और हमारी इस चर्चा में हमारे साथ अर्णव पंड्या भी जुड़ रहे हैं जो सीएनबीसी आवाज के सारे दर्शक इनसे अच्छी तरह परिचित हैं। अर्णव, अगर आप देखें तो अभी अच्छे खासे पढ़े लिखे लोगों के बीच जब चर्चा होती है किसी नई फंड स्कीम को लेकर लोग बहुत एक्साइटेड नहीं होते, लेकिन एक कोई टैक्स बॉन्ड साल में एक बार आ जाए तो हमें और अनिल जी को भी कम से कम 10 फोन आते हैं कि क्या है, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो लोग अभी भी बचत मतलब सेफ्टी वही समझते हैं।
जी, अगर आप देखें तो ये जो इंडियन इन्वेस्टर है उसके पूरे साइके में ऐसा जुड़ गया है कि जब आप इन्वेस्ट करें तो आपको पहले सेफ्टी देखनी चाहिए और आपके पैसे वापस आने चाहिए। लेकिन हर एक इंसान अलग होता है, उनके अलग प्रकार के गोल्स होते हैं। तो यानी कि ये इसका मतलब नहीं कि आप सेफ इन्वेस्टमेंट जो है, जिसे हम डेट इन्वेस्टमेंट के तौर पे जानते हैं, तो फिक्स डिपॉजिट्स हो या बॉन्ड्स हो, उसको आप छोड़ दे, लेकिन उसके साथ एक एक्स्ट्रा मिक्सचर रखें अपने पोर्टफोलियो में, जिससे वो एग्जैक्टली आपके जो गोल्स है उसके साथ मैच हो, ताकि आप नॉट ओनली अपने गोल्स अचीव कर सके, पर जो रेट ऑफ रिटर्न है वो भी अपना थोड़ा बढ़ा सके। तो आपने जो इंटरेस्टिंग बात की प्रदीप, बचत मतलब सेफ्टी, यानी कि बॉन्ड्स में पैसा लगा लें, सेफ हो जाए। एक और बात जो खास तौर से पढ़े लिखे लोगों में काफी ज्यादा है, वो ये कि फाइनेंशियल प्लानिंग मतलब टैक्स प्लानिंग। टैक्स फ्री बॉन्ड्स आए, या मुझे इनकम टैक्स से जिस किसी में छूट मिलती हो, चाहे फिर वो प्रोविडेंट फंड का इन्वेस्टमेंट हो, इंश्योरेंस की प्रीमियम हो, या फिर इस तरह के बॉन्ड्स हो, वहां पैसा लगाए और मेरा काम हो गया। मतलब उसके बियॉन्ड सोचने की आदत ही नहीं है लोगों में। तो ये जो दो बड़ी मिथ है, एक जिसकी बात अर्नब कर रहे थे, और दूसरा ये कि टैक्स प्लानिंग को हम मान लेते हैं हमारा सब कुछ काम हो गया, और वो साल के अंत में मार्च आया, 5, 7, 10 दिन कर लिया, किसी को पूछ लिया ऑफिस में इधर उधर, और कर लिया एक आध लाख 1.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर लिया, बात खत्म। तो लेकिन ये मिथ किस तरह टूटेगा? क्या हम ये कह सकते हैं दर्शकों को कि अगर आप 20-25 साल तक कमाएंगे और अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे, हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, तो आपके पास एक आपकी इनकम स्ट्रीम होगी 25 साल के बाद, जो आपकी तनख्वाह होगी, आपकी बिजनेस इनकम होगी, और एक आपको आपकी वेल्थ कमा कर देगी, उससे आप पैसे कमा रहे होंगे, एक आपकी एक्स्ट्रा इनकम स्कीम, एक इनकम स्ट्रीम बनेगी। मैं तो अब भी ये मानता हूं कि अगर आपने 20 या 25 साल काम कर लिया, चाहे आप कारोबार करें, चाहे आप सैलरी लेकर अपना गुजारा चलाएं, 20-25 साल काम करने के बाद आपकी जो सेविंग है, आपने जो कुछ पैसा बचाया है, वो आपकी सैलरी से या फिर आपके बिजनेस से ज्यादा कमाकर आपको देना चाहिए। तब तो आपने अपनी जिंदगी को फाइनेंशियली सही तरीके से जिया है। अगर 25 साल काम करने के बाद भी, अगर फर्ज आप और मेरी सैलरी, अगर 25 साल काम करने के बाद भी सैलरी जितनी आ रही है उससे ज्यादा अगर मेरे इन्वेस्टमेंट मुझे सालाना कमा कर नहीं दे रहे हैं, तो फिर हम कहीं कहीं फेल हुए हैं, कहीं ना कहीं कुछ गलती की। लेकिन ये जो सेफ इन्वेस्टमेंट की बात होती है, आप देखिए एक म्यूचुअल फंड ने इनफैक्ट कुछ सालों पहले एक बहुत ही खूबसूरत एड निकाला था कि 20 साल के बाद आप बस में चढ़ेंगे तो आपको शायद 200-300 रुपए टिकट लगेगा। इन्फ्लेशन एक ऐसी चीज है जिसका लोगों को अंदाजा नहीं लगता। आज आप बैंक में एफडी किए जा रहे हैं या पीपीएफ किए जा रहे हैं, जब 15 साल बाद आएगा उसकी कोई वैल्यू बचेगी क्या? नहीं, यही बात है। ये एक मिस्टेक है कि आप जब अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप प्लानिंग करते हैं, तो आप एक एंगल को देख के करते हैं, यानी कि यहाँ गोल क्या है कि पैसे कम ना होने चाहिए, सेफ है बस। हाँ, पर सेफ नहीं है। क्यों सेफ नहीं है? क्योंकि एक जो मॉन्स्टर है, जो इनविजिबल है, इन्फ्लेशन, वो आप कुछ न किए बिना आपके पैसे को कम कर रहा है। क्योंकि आपको ये मेजर करना चाहिए कि मेरे जो पैसे है वो क्या मुझे ये स्पेसिफिक गुड या सर्विस दिला सकता है, आज दिला सकता है, लेकिन अगर आपके पैसे ने कुछ नहीं किया या और कम किया इन्फ्लेशन से, तो कल वही पैसे बढ़ने के बाद भी आपको वो सेम चीज आपको उपलब्ध नहीं करा पाएंगे। इसीलिए ये इन्फ्लेशन का जो मॉन्स्टर है उसको आपको दिखाई नहीं देता, लेकिन उसका इम्पैक्ट तो आपको सब पे पड़ता है। तो इसीलिए जरूरी है कि आप थोड़ा डाइवर्सिफाई कीजिए और जरा नए नए तरीके से अपना रेट ऑफ रिटर्न बढ़ाते रहिए, रिस्क बढ़ाते रहिए, और मेन चीज कि आप एक तरफ ना देखिए। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि आप सिर्फ टैक्स प्लानिंग के बारे में सोचते हैं, लेकिन टैक्स प्लानिंग करने के बाद ऐसा आपको पता चलता है कि जब आपको पैसे की जरूरत है तो उसके लिए आपने कोई प्रावधान ही नहीं किया है। तो ये एक सिंगल ट्रैक जो है वो छोड़ के जब आप नई नई चीजों को जानेंगे कि इसका मतलब क्या होता है, ये किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, तब आपका एक माइंड खुलेगा और आप ये नए नए रूट्स और ऑप्शन जो आपके सामने है इस नई इकोनॉमी में, वो आप इस्तेमाल कर सकेंगे। तो इन्फ्लेशन से ज्यादा कमाई कम से कम करें, और जिस दिन आपको जितना पैसा चाहिए उस दिन आपको उतना पैसा मिल सके। एक तो आप अंदाजा लगा पाएं कि वाकई में पढ़ाई के लिए जिस दिन आपका बच्चा कॉलेज जाएगा, जो आज शायद स्कूल में है, नर्सरी में है, या भी उससे भी छोटा है, उस दिन दरअसल कितनी लागत होगी, ये आज समझना जरूरी है। एक तो आप अपने बुरे वक्त के लिए पैसा हमेशा लिक्विड आपके पास कुछ न कुछ रहे, और दूसरा आपको जो पता है कि इतने समय बाद ये इवेंट मेरी लाइफ में होने वाली है, बच्चे बड़े होंगे, पढ़ेंगे, शादी होगी, उन्हें सेटल करना होगा, या मुझे फॉरेन घूमने जाना है, या कोई भी बड़ा खर्चा करना है, तो उन खर्चों के लिए प्लानिंग भी हो, और अचानक से कभी अनएक्सपेक्टेड कोई ऐसा खर्चा आ जाए जिसका हमें पता नहीं हो,
उसकी भी तैयारी रखनी जरूरी है। बिल्कुल, तो ये पूरी तैयारी हम करेंगे लगातार हर हफ्ते आपके साथ कदम दर कदम चलते रहिए। हमारा पहला कदम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और लौटेंगे तुरंत। स्वागत है आपका एक बार फिर, और फाइनेंशियल प्लानिंग की पूरी चर्चा हम लगातार आगे करते रहेंगे पूरे एक साल तक। तो 52 हफ्तों के लिए जो पूरी पढ़ाई होने वाली है, हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग की पाठशाला चलेगी और 4 टर्म होंगे, 3-3 महीने या 13-13 हफ्तों के, और उसमें हम आपको कदम दर कदम सिखाएंगे एक एक प्रोडक्ट किस तरह से आप चुनें, कैसे उसमें निवेश करें, कैसे मुनाफा कमाएं, कैसे करें अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग। आइए डालते हैं इस पूरे सिलेबस पर एक नजर। फाइनेंशियल लिटरेसी के 52 हफ्तों के इस कार्यक्रम को 4 टर्म्स में बांटा गया है। पहले टर्म में 13 चैप्टर्स होंगे, जिनमें बैंकिंग से जुड़ी बेहद बुनियादी बातों को सरल अंदाज में बताया जाएगा। मसलन अपना बजट कैसे बनाएं, फाइनेंशियल लक्ष्य कैसे तय करें, बैंक अकाउंट्स कितने तरह के होते हैं और अकाउंट कैसे खोला जाता है। हम ये भी बताएंगे कि सेविंग से कैसे आपके पैसे में बढ़ोतरी हो सकती है, सामान्य ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, निवेश के ऑप्शन के तौर पर फिक्स डिपॉजिट कैसा है और रिकरिंग डिपॉजिट के क्या फायदे हैं। हम आपको बताएंगे कि डेबिट कार्ड का क्या इस्तेमाल है, बैंकिंग टेक्नोलॉजी जैसे ATM, मोबाइल और नेट बैंकिंग कैसे इस्तेमाल किए जाए, NEFT और RTGS के जरिए पैसा कैसे एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर किया जाए, इसकी भी हम आपको जानकारी देंगे। पहला कदम के इस हिस्से में हम आपको बताएंगे पोस्ट ऑफिस में मंथली इनकम स्कीम और NSE जैसे सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। आप हमारे एक्सपर्ट से जान सकते हैं कि PPF में निवेश कैसे किया जाए और उसके क्या फीचर्स हैं, और क्रेडिट कार्ड आपकी जिंदगी को कितना आसान बना सकता है। पहला कदम के दूसरे टर्म में हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स और दूसरे फंड्स में निवेश की। म्यूचुअल फंड क्या होता है, ये कितने तरह के होते हैं, इसमें निवेश के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान, इस पर बात होगी। हम आपको बताएंगे कि म्यूचुअल फंड में नेट एसेट वैल्यू, फोलियो, डिविडेंड क्या होता है, री इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ ऑप्शन क्या है। इस हिस्से में ये भी बताया जाएगा कि इक्विटी म्यूचुअल फंड कौन से होते हैं, डेट म्यूचुअल फंड क्या है और म्यूचुअल फंड्स में कैसे निवेश किया जाए, KYC कैसे भरा जाए और पैन कार्ड कहां से हासिल किया जाता है। हम आपको ये भी बताएंगे कि निवेश रास्ते कौन कौन से हैं, मसलन डिस्ट्रीब्यूटर्स के जरिए, ऑनलाइन या फिर सीधे निवेश कैसे किया जाए, म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाता है, उसकी मॉनिटरिंग कैसे की जाए, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड और म्यूचुअल फंड में क्या फर्क है, इस टर्म में भी ये बताया जाएगा। इसमें इंटरनेशनल फंड और गोल्ड फंड में निवेश के बारे में भी बताया जाएगा। हमारे एक्सपर्ट बताएंगे कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं, सिस्टमैटिक प्लान ट्रांसफर क्या होता है और म्यूचुअल फंड्स को डाइवर्सिफाई कैसे करें। पहला कदम के तीसरे टर्म में बात होगी इंश्योरेंस की। इंश्योरेंस के मायने क्या होते हैं और ये कितने तरह के होते हैं, सम अश्योर्ड, नो क्लेम बोनस और क्लेम किसे कहा जाता है, लाइफ इंश्योरेंस कैसे करवाएं, ये भी हमारे एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे। ऐसी कौन सी परंपरागत इंश्योरेंस पॉलिसी है जो सेविंग्स के लिहाज से भी बेहतर हो, टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी किसे कहते हैं, यूनिट लिंक्ड पॉलिसी कौन सी होती है और ये कैसे काम करती है, ये भी हम आपको बताएंगे। इस तीसरे हिस्से में हम आपको बताएंगे कि आप इंश्योरेंस राइडर्स के बारे में, पॉलिसी सरेंडर कैसे किया जाए और क्लेम कैसे हासिल किया जाएगा, हेल्थ इंश्योरेंस कितने तरह के होते हैं, इनमें क्या क्या चीजें कवर होती हैं और व्हीकल इंश्योरेंस के क्या फायदे हैं, ट्रैवल इंश्योरेंस कैसे काम करता है और होम इंश्योरेंस कैसे करवाया जाता है, इनमें कौन कौन सी चीजें कवर होती हैं, हम आपसे इन बातों पर भी चर्चा करेंगे। CNBC आवाज के इस फाइनेंशियल लिटरेसी कैंपेन के चौथे यानी आखिरी टर्म में हम बात करेंगे शेयर मार्केट में निवेश की। हमारे एक्सपर्ट आपको बताएंगे कि इक्विटी यानी शेयरों में निवेश कैसे किया जाए, इसमें कितना रिस्क है और इसके कितने फायदे हैं। हम आपको बताएंगे कि ट्रेडिंग करने के लिए डीमैट अकाउंट कैसे खोला जाए और ये डीमैट अकाउंट कैसे काम करता है। IPO और सेकेंडरी मार्केट में किस तरह निवेश किया जाए, इस बारे में भी हम आपको बताएंगे। नुकसान से बचने के लिए हम आपको ये भी बताएंगे कि शेयर बाजार में निवेश में कंपनियों की फंडामेंटल और टेक्निकल इवैल्यूएशन कैसे करें। इस हिस्से में बाजार में ट्रेडिंग, बोनस, एक्स डिविडेंड, सेटलमेंट और स्प्लिट जैसी तकनीकी शब्दावली से भी आपको रूबरू करवाया जाएगा। कैसे इक्विटी पोर्टफोलियो बनाया जाए, लार्ज, मिड और स्मॉल कैप शेयर कौन से होते हैं, फ्यूचर्स और ऑप्शंस में ट्रेडिंग क्या होती है और ये कैसे होती है, ये सब बातें भी हमारे मार्केट एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे। साथ ही हमारे साथ होंगे प्रोफेसर्स भी।
तो हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे नए प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है, लेकिन एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग आंकड़ा आप देखिए, आज भी हम देखते हैं बहुत अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग भी अगर एक चेक भरनी पड़ जाए ना तो घबराने लगते हैं। एक आदमी ढूंढते हैं जो उन्हें बता पाए कैसे चेक भरें। और वहीं हालात दूसरी तरफ देखिए, आज की जो स्थिति है, मोबाइल वॉलेट के जो आंकड़े हैं वो बैंक अकाउंट से कम्पीट कर रहे हैं। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल आखिरी कदम तक पहुंच चुके हैं, नई न्यू एज टेक्नोलॉजी के साथ चल रहे हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे ज्यादातर लोग ऐसे जिन्हें पहला कदम भी उठाना बाकी है। बिल्कुल। और ये भी देखना जरूरी है, चेक तो एक बात है, लेकिन अगर बैंक का पेन स्लिप भरना हो जहां आपको एक चेक डिपॉजिट करना है तो वो तो उसमें से बहुत उनको चिंता हो जाती है, क्योंकि वहां पर इतने एडिशनल डिटेल्स रखने पड़ते हैं। लेकिन ये देखिए, आप जो बात करें कि मोबाइल वॉलेट, उसका मेन कारण ये है कि इतना इस्तेमाल क्यों होता है, क्योंकि ईज ऑफ ऑपरेशन। तो ये एक चीज सोचने वाली है कि क्या हम ये सभी चीजें उसमें ईज बढ़ा सके, जिसमें लोगों जिनको पता नहीं है वो भी ये डरे नहीं। क्या हर एक चैप्टर हर आदमी के काम का होगा, या हम अपनी मतलब से कुछ चैप्टर ढूंढे कि ये मुझे बस ये जानना है? बिल्कुल होगा प्रदीप। और इसमें एक चीज बताऊं मैं, हमारे जैसे लोग जो इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं, एक सिंपल एग्जांपल, आपके पास दो ऑप्शन है, आरटीजीएस कर सकते हैं, एनईएफटी कर सकते हैं। अब मैं गारंटी से कह सकता हूं कि 90% लोगों को दोनों में फर्क नहीं मालूम, इस्तेमाल दोनों का करते हैं। तो अगर आप समझते हैं कि आपको बहुत कुछ मालूम है, पढ़े लिखे हैं, आप ये सब चीजें जानते हैं, तो वो भी गलतफहमी दूर करेंगे। जो जानते हैं उनको भी कुछ और जानने का मौका मिलेगा, और जो नहीं जानते उनके लिए तो पूरा ही महासागर है, जितनी डुबकी लगाओ, जितना ज्ञान निकालो, अच्छी बात है। तो एक तरफ तो हम बात करते हैं जैसे कि नरेंद्र मोदी जी ने आने के बाद लगातार बातें की हैं कि हर आदमी के पास अकाउंट होना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ जिन लोग के पास अकाउंट है, जो ऑनलाइन तक का इस्तेमाल कर रहे हैं, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स भी हैं, उनके पास इंश्योरेंस भी है, उनके पास म्यूचुअल फंड भी है, उनके पास मेडिक्लेम भी है, हर तरह की चीजें हैं, लेकिन क्या उन्होंने दरअसल अपनी जरूरत के मुताबिक ले रखा है? आप तो इतने सारे लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, आपके पास सलाह लेने लोग आते हैं, कितने लोग इतने ऐसे हैं हिंदुस्तान में जो बिल्कुल सही तरीके से तय कर पाते हैं कि कहाँ कितना पैसा लगाना है? देखिए, वो अगर आप परसेंटेज में बोलेंगे तो 0.1% से भी कम होंगे, क्योंकि सिर्फ ये बात होना कि मेरे पास इंश्योरेंस है या मेरे पास म्यूचुअल फंड है, उससे ये सही नहीं हो गया कि ये आपके लिए अप्रोप्रिएट है। क्योंकि लोग क्या करते हैं कि इंश्योरेंस आपके प्रोटेक्शन के लिए, फैमिली के प्रोटेक्शन के लिए, वो इन्वेस्टमेंट के, वो तो लोग समझते ही नहीं है। नहीं, वो समझते, वो इन्वेस्टमेंट होता है, वो इन्वेस्टमेंट के लिए, पैसा वापस नहीं आया तो वो तो इंश्योरेंस गलत है। फिर आप म्यूचुअल फंड्स देखिए, वो म्यूचुअल फंड्स में भी ऐसा मानते हैं कि जितने ज्यादा फंड हो उतना ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन, लेकिन वो भी नहीं होता है। तो यानी कि आप इतना कंफ्यूज कर देते हैं अपने पोर्टफोलियो को और इतनी सारी चीजें कि आपके खुद के लिए उसको मैनेज करना इम्पॉसिबल हो जाता है। हमारा इरादा क्या है, 52 हफ्तों के क्लासरूम के बाद, ये 52 एपिसोड देखने के बाद, पहली कोशिश तो यह कि आप खुद इतने सक्षम हो जाएं कि आप अपने फाइनेंशियल डिसीजन खुद ले सकें। वैसा हो जाए तो ये सबसे बड़ा अचीवमेंट हमारे लिए कि एक आम दर्शक अपने फाइनेंशियल डिसीजन खुद ले सके, वो समझ सके कि भाई मेरे लिए क्या अच्छा है, मेरे लिए क्या बुरा है, और जो चीज मैं जहां मैं निवेश कर रहा हूं, जो प्रोडक्ट मैं खरीद रहा हूं, वो मेरे लिए सही है या नहीं। फर्ज करें अगर आप उस लेवल तक ना भी पहुंच पाए, तब भी कम से कम आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को, अपने ब्रोकर को कम से कम सारे वो अहम सवाल पूछ सके जो आपके लिए काम के हैं, और उन सवालों के सेटिस्फैक्टरी जवाब ले सके, और उसके बाद एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले। तो ये कोशिश है, ये हमारा अल्टीमेट गोल है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये 1 साल का डिप्लोमा कोर्स है फाइनेंशियल प्लानिंग का, फुल फ्लेज। और आप ये भी कह सकते हैं आप ये भी कह सकते हैं कि ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं, पर अगर आपको लोन लेना है, किसी भी प्रकार का बोरोइंग करना है, तो उसके लिए भी आपको ये तैयार करेगा कि आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार का मैं बोरोइंग कर सकता हूं, और जिससे मेरे को लॉस ना हो, यानी कि मैं बहुत उसके लिए इंटरेस्ट ना भरूं। क्योंकि ये दोनों साइड पैसे का मैनेजमेंट करना जरूरी है। क्योंकि आज क्या है कि कोई भी फाइनेंशियल चीज होती है वो रॉन्ग नहीं होती, वो आप उसे किस तरह इस्तेमाल करते हैं उससे उसका इम्पैक्ट आता है। तो आपको ये जानना जरूरी है कि आप कैसे सभी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को अपने मुताबिक इफेक्टिवली यूज करें, जिससे आपके लिए फायदा बढ़ जाए। तो ये 52 एपिसोड सिंपली उन लोगों के लिए अहम है जो पैसा बनाने की इच्छा रखते हैं, पैसा बचाने की इच्छा रखते हैं, और बचे हुए पैसे से और पैसा बनाने की इच्छा रखते हैं, और फाइनली एंजॉय करने की भी इच्छा रखते हैं। पैसे का कभी इस्तेमाल भी तो करेंगे, पैसा बचेगा तो इस्तेमाल करेंगे। तो वही कोशिश है प्रदीप कि हम लोगों को इतना मजबूत करें फाइनेंशियली कि अपने डिसीजंस खुद ले सकें,
या फिर डिसीजन लेने में अपने आप को मजबूत समझें, एम्पावर्ड समझें कि मेरे पीछे कुछ नॉलेज है, कुछ चीजें मैं जानता हूं, जिसके बेसिस पर मैं जो काम कर रहा हूं, जो मैं डिसीजन ले रहा हूं वो सही ले रहा हूं। अगर उतनी ताकत आ जाए ना, तो फिर वाकई में हमें कहेंगे कि फाइनेंशियल आजादी मिल रही है लोगों को इस 15 अगस्त पर। बिल्कुल, और हम इसके लिए देश के अलग अलग हिस्सों में जाएंगे, शहरों में, गांवों में, स्कूलों में, कॉलेजेस में, और हर तरह के लोगों से मिलेंगे और उन्हें उनके साथ पूरी बातचीत करेंगे, उनकी भाषा में, उनके स्तर पे चीजों को आसान करके समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि अनब अभी कह रहे थे कि बहुत छोटी छोटी, बहुत बेसिक चीजें भी लोगों को आमतौर पर समझ में नहीं आती हैं। सारे अक्रॉस सेगमेंट्स, अलग अलग प्रोडक्ट्स की चर्चा करते हुए हम फाइनली लोगों को, चूंकि इस वक्त ज्यादातर प्राइवेट सेक्टर में लोग काम करने लगे हैं, तो उनकी रिटायरमेंट की भी तैयारी कराएंगे। जी जरूर, क्योंकि देखिए इसमें क्या है कि आपको जब आप कमा रहे हो तो तब भी एंजॉय करने के लिए फंड्स की जरूरत है, और रिटायर होने के बाद भी आपको ज्यादा फंड्स की जरूरत है। और आजकल सबसे बड़ी बात यह भी है कि चूंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी काफी हो गई है, तो आप जितने साल कमाते हैं करीब करीब उतना ही बाद में पेंशन पे गुजारा होता है। हाँ, इसीलिए कि आपको सोचना चाहिए अभी से। काफी लोग कहते हैं कि मैं बहुत यंग हूँ, ये सब रिटायरमेंट के बारे में सोचने के लिए, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका रिटायरमेंट इतना लंबा है कि अगर आपने आज से ही नहीं सोचा तो उसको पूरा पाटने के लिए आपको बहुत सेक्रीफाइस देनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपने अभी सेक्रीफाइस नहीं दिया तो पीछे से, यानी कि कोई चाहे 22-25 साल का यंग प्रोफेशनल हो या फिर एक 50-55 साल का रिटायरमेंट के कगार पर काम करने वाला एक सरकारी कर्मचारी, कोई एक सैलरीड प्रोफेशनल हो किसी आईटी कंपनी का, या फिर किसी ई कॉमर्स बिजनेस में काम करने वाला, अच्छी खासी सैलरी लेने वाला हो, या फिर ट्रेडिशनल बिजनेस में काम करने वाला कोई एक मिडिल लेवल मैनेजमेंट का आदमी हो, या फिर कारोबारी हो, हमारे पास सॉल्यूशन सबके लिए होगा। बेसिकली फाइनेंशियल प्लानिंग सबकी करनी है। और हम आपको आगे ये भी बताएंगे आने वाले एपिसोड्स में कि अगर आप सिर्फ साल भर देर से शुरुआत करते हैं तो 30 साल के बाद आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में बड़ा फर्क पड़ सकता है। इसलिए जल्द से जल्द ये कदम उठाएं। टीवी पर ही नहीं, साथ ही साथ आप हमें ऑनलाइन भी फॉलो कर सकते हैं वेबसाइट के जरिए। और अपना सवाल पूछना हरगिज मत भूलिए, हमारा नंबर और ईमेल आईडी जरूर नोट कीजिएगा।